हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर क्लोज टेस्ट करेंगे। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम सीपीओ मेंस के क्लोज टेस्ट को करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको क्लोज टेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, सो उन्हीं सभी स्टूडेंट के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जो इवनिंग में 6 बजे रहती है एसएससी बुलेट पे, जिसमें 3 दिन आपको पैराजंबल की क्लास मिलेगी और 3 दिन आपको क्लोज टेस्ट की क्लास मिलेगी। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ये वीकनेस है, कमज़ोरी है, तो आप इस कमज़ोरी को किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, तो उसके लिए आप रेगुलर 6 बजे एसएससी बुलेट पे ज़रूर जुड़ें। तो स्टार्ट करते हैं क्लोज़ टेस्ट को करना। सबसे पहला ये क्लोज़ टेस्ट आपके सीपीओ मेंस का है, जो 26/7/2021 में हुआ था। हम बात कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑनर्स दैट वर हिम अपॉन हिम Hester remained a simple man dash hurt। आपको चेक करना है कि यहाँ पर आप किस प्रिपोजिशन को यूज करोगे, बाय को यूज करोगे, एट को, ऑन को या फिर इन। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल अच्छा है, बहुत सिंपल पर्सन है अब दिल से, तो वहां पर हम किस प्रिपोजिशन को यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उस केस में हम यूज करते हैं एट। किसका यूज करेंगे? एट का। कौन सी प्रिपोजिशन आएगी? एट। एट हर्ट इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन सेकेंड ब्लैंक के लिए जरा चेक करो क्या यूज होगा। उसने बोला कि जो परहैप्स शायद जो मेमोरीज हैं, शायद जो मेमोरीज हैं ऑफ हिज बॉयहुड डेज व्हेन ही डैश द फेमिलियर सीन्स ऑफ हिज बर्थ प्लेस, कि जो उसके बॉयहुड की जो मेमोरीज हैं, यादें हैं, ठीक है, शायद वो किस टाइप से हैं। बात कर रहे हैं फैमिली सीन की, बात की जा रही है बर्थ प्लेस के साथ, तो वहां पे ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉ या फिर ड्रॉज, तो वो कहीं ना कहीं एक उस चीज को क्या कर रही है, मतलब खींच रही है, उस चीज के बारे में बताने का काम कर रही है, उसके बर्थ प्लेस के बारे में कि कहाँ पे उसका जन्म हुआ था, किस तरह की, ये सारी हमारी यादें ही होती है। अब हम लोग ड्रॉन का यूज करेंगे, ड्रू, ड्रॉ या फिर ड्रॉज। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आप टेंस को जरूर चेक करते चलेंगे, पैराग्राफ का कि टेंस क्या है। टेंस को जरूर आप बच्चे चेक करते चलेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ड्रॉ, ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म ड्रू होती है और थर्ड फॉर्म ड्रॉन होती है। हमने यहाँ पे वर देखा, वर किसको बता रहा है? पास्ट को। हमें ये क्लियर हो गया अगर ये पास्ट में है तो हमें नेक्स्ट उसको भी किस में लिखना पड़ेगा? पास्ट में ही लिखना पड़ेगा। स्टोरी किस में चल रही है? पास्ट में। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। स्टोरी अगर पहले पास्ट में चल रही है, फिर एक लाइन के बाद हम प्रेजेंट लिख रहे हैं, फिर नेक्स्ट में पास्ट, फिर प्रेजेंट, तो ऐसा कभी नहीं होता। या तो स्टोरी प्रेजेंट में चलेगी या फिर पास्ट में चलेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि हम किसका यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती, तो ड्रॉन तो हट जाएगा हमारा ऑप्शन। एसोरियस, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट को बताता है। किसको बताता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और अगर कभी भी आप बच्चों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब मिले, कि बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट को बताती है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट को बताती है। तो यहाँ पर पॉइंट क्लियर है, ना तो हम ड्रॉ का यूज करेंगे और ना ही ड्रॉज का। तो बचता कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ड्रू। ड्रू इज द करेक्ट वन। बोलो, इतना क्लियर हो गया। मैं आपसे क्यों बार बार कहती हूँ कि जब भी आप क्लोज टेस्ट को करें तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि आपका ग्रामर पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट में ग्रामर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है आप बच्चों को। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। अब बात हो रही है कहीं ना कहीं, एंड द डैश टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट नेवर। हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? एक महान आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विश करने की होगी, ईचिंग, लॉथिंग या फिर लॉन्गिंग। अगर हम लॉथ वर्ड की बात करें, LOATH, जिसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज को डिसलाइक कर रहा है, हेट कर रहा है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। विश का मतलब जब आप किसी के लिए भी करते हो, एक इच्छा की बात हो रही है। ईचिंग जो कभी कभी हम बॉडी में होने लग जाती है, खुजली वगैरह जो होती है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। ऐसे आपको ना जलन सी हो रही है, ईचिंग हो रही है, मेरे को है ना, प्रॉब्लम हो रही है। लॉन्गिंग का मतलब होता है कि जब आप बात करते हो किसी भी चीज की लालसा, ठीक है, तो हर व्यक्ति
मतलब जब भी हम देखते हैं किसी भी महान इंसान को, तो उसको लेकर हम लोग किसका यूज करेंगे? दैट इज लॉन्गिंग। क्योंकि लॉस्ट वर्ड का तो यूज नहीं कर सकते, घृणा की तो बात ही नहीं है। ग्रेट आर्टिस्ट की बात हो रही है तो ग्रेट का मतलब डिसलाइक से तो होगा नहीं। ठीक है, तो इट इज अ रिलेटेड टू लॉन्गिंग। लॉन्गिंग इज द करेक्ट वर्ड। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखो जरा क्या आएगा। अब उसने बोला है कि ही डिड डैश अ ग्रेट आर्टिस्ट बट आफ्टर हिज 16 ईयर ही डैश। ही डिड, अब डिड आ गया तो अगेन ये क्वेश्चन सीधा सीधा ग्रामर बेस्ड है। बिकम्स, बिकमिंग, बिकेम या बिकम। बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बनना, और इसकी सेकेंड फॉर्म बिकेम, और इसकी थर्ड फॉर्म अगेन बिकम होती है। इसकी थर्ड फॉर्म अगेन बिकम होती है। बिकम, बिकेम एंड बिकम। हमने जैसे ही डिड देखा तो डिड के साथ हम कभी भी एसोरियस नहीं लगाते, क्योंकि अगेन एसोरियस हमें किसके बारे में बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसके बारे में बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज नहीं करेंगे, हम आईएनजी भी नहीं लगा सकते। अब बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बिकेम वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो जहां पर भी ग्रामर में डिड आता है, डिड अपने आप में सेकेंड फॉर्म है, और यही रीजन है वो अपने साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेकर आता है? फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जहां पे भी नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव होगा, ठीक है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम क्या यूज करेंगे? बिकम। किसका यूज करेंगे? बिकम का। बोलो इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बिकम इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या यूज होगा। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसे पर्सन की 16 ईयर, एक ग्रेट आर्टिस्ट है, बट आफ्टर 16 ईयर, 16 साल के बाद, ही डैश द ब्रश फॉर एवर, रिलीज, डिस्चार्ज, एक्सपिल्ड या फिर अबंडेंट। कि लगभग 16 साल के बाद रिलीज, जैसे मूवी होती है आपकी, रिलीज होती है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। एक्सपेल्ड की मैं बात करूं तो एक्सपेल्ड का मतलब होता है जब कोई चीज से आपको हटाया जाता है, नष्कासित भी बोलते हो, खारिज कर देना किसी भी चीज को। तो यहाँ पर हम एक आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं ना तो खारिज करने की बात हो रही है, ठीक है, ना ही वहां से उसको डिस्चार्ज करने की बात हो रही है, ना ही रिलीज। तो ये बसता कौन सा ऑप्शन है? दैट इज अबंडेंट। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को छोड़ने का काम करता है, त्याग देना, छोड़ देना किसी भी चीज को, वहां पर हम लोग यूज करते हैं अबंडेंट। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, अब उसने बोला है कि ही पुट हिज सोल एंड एनर्जी डैश हिज वर्क। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूरी आत्मा और पूरी मेहनत लगा देते हैं, पूरी जो भी उनके अंदर ताकत है, पूरी आत्मा के साथ किसी भी काम को करके। ऐसा ही उसने भी करा, उसने अपनी पूरी आत्मा, पूरी एनर्जी को उस काम में लगा दिया जो वो काम कर रहा था। यानी कि उसने अपनी पूरी आत्मा, अपनी एनर्जी को उस काम में लगा दिया। तो जब उसने पूरे उसको, अपनी एनर्जी को उसमें लगाया है, तो वहां पर हम इनसाइड का यूज करेंगे। इनसाइड किसी भी चीज के अंदर की बात हो रही है, ओवर ऊपर की बात हो रही है। एमंग जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं तो हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। हम किस प्रिपोजिशन को यूज करेंगे? तो यहाँ पर कौन सी प्रिपोजिशन आएगी? इनटू। किस में लगाया उसने? अपने काम में। किसको? अपनी आत्मा और अपनी एनर्जी को, पूरी ताकत लगा दी उसने अपने काम में, काम को करने के लिए। ठीक है, इसीलिए तो उसको ग्रेट आर्टिस्ट कहा गया है। ठीक है, तभी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छे से काम को करेगा तो डेफिनेटली उसके लिए हम हमेशा ग्रेट वर्ड ही यूज करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखो एट ब्लैंक के लिए क्या यूज होगा। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर फॉर हिम, उसके लिए। ठीक है, अभी सेवंथ ब्लैंक रह गया है, सेवंथ ब्लैंक देखो जरा, सेवंथ ब्लैंक। अब उसने क्या बोला? हिज वर्क एंड इट वाज दिस वेरी एनर्जी, ये एक एनर्जी थी, दैट इन द एंड डैश हिम आउट अ ब्लू कट लेट या फिर वॉर।
तो हम किसका यूज करेंगे? जहां पर हम एनर्जी की बात करें तो हम यहाँ पे कोई हवा तो है नहीं जो ब्लो कर रही है, कट करने की बात नहीं, लेट का केस नहीं होगा। तो बस का कौन सा ऑप्शन है? दैट इज वॉर। वॉर, वॉर, WORE, वियर वॉर वॉन। ठीक है, वियर वॉर वॉन। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे? वॉन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं एट ब्लैंक की हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि फॉर हिम, उसके लिए ईट जो सफर था वॉज मोर देन डैश अ केस दैट वॉज टू बी श्योर। तो उसके लिए हर एक जो सफर करने वाला था वो कैसा था? जस्ट, एब्सोल्युटली, बट या एग्जैक्टली। बट वहां पर यूज होगा जब हम दो अपोजिट उसकी बात करते हैं। ठीक है, वहां पर एब्सोल्युटली मतलब होता है बिल्कुल वही जो चाहिए, है ना। और एग्जैक्टली का भी सेम केस है। तो ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट। जहां पर आपको ना डायरेक्ट समझ आएगी आंसर क्या लगाना है, तो ये मैं आपको आज एक नया तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरह से भी क्लोज टेस्ट के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट लगा सकते हो एलिमिनेशन। आप उन ऑप्शंस को पहले उठाओ जो आपको समझ से बाहर लग रहे हैं। तो आप इस तरह से एलिमिनेशन लगाना शुरू करो, तो आप देखोगे कि जो ऑप्शन आपका बचेगा वो हमेशा करेक्ट ऑप्शन बचेगा। आप इस तरह से भी इजीली क्वेश्चन कर सकते हो क्लोज टेस्ट के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट इज जस्ट इज द करेक्ट। इतना क्लियर है सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बच्चों बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब उसने बोला ही लुक्ड अपॉन द डैश अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डर होता है, किसी को पानी का डर है ना, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। तो हाइड्रोफोबिया मतलब जो वाटर से डरते हैं। तो यहाँ पर ही लुक्ड अपॉन डैश अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया एज अ बैटल, एक युद्ध की तरह ही है, जैसा ही है। तो यहाँ पर फाइट, ट्रैवलिंग, म्यूटनी या फिर स्कपल का यूज करेंगे। ट्रैवल को आप याद कर सकते हो, जो लोग विरोध में रहते हैं। अब जब व्यक्ति आपके विरोध में रहेगा, जब व्यक्ति आपके विरोध में रहेगा, ट्रैवल का मतलब होता है कहीं ना कहीं विरोध में, अगेंस्ट अगर कोई व्यक्ति आपके है, ठीक है, वहां पर। एंड कपल की बात करें, कपल का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपके साथ होते ना, देखते हो आप लड़ाई हो रही है, लड़ाई एक तो मुंह से लड़ाई होती है, हाथापाई शुरू हो जाती है, तो वहां पे हम कपल वर्ड को यूज करते हैं, हाथापाई। म्यूटनी कहीं न कहीं जब हम रिबेलियन की बात करते हैं अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं म्यूटनी वर्ड को। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया। एक डर है, किस चीज़ का? पानी का डर। तो उसके अगेंस्ट उसको क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा ना, लड़ना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। भाई अगर कोई भी डर है आपके अंदर, फोबिया मतलब होता है डर, फ़ियर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप उस डर को तब निकाल सकते हो जब आप उसके साथ डट के लड़ोगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको क्या करना पड़ेगा? फाइट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फाइट, लड़ना पड़ेगा अपने डर को निकालने के लिए। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों हम, तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि ही वॉज डैश टू विन एट एनी कॉस्ट। अब उसको किसी भी कीमत पर जीतना है। तो जीतना है उसने ऐसा डिसाइड करा होगा। भाई अगर आप चाहते हो एट एनी कॉस्ट, मुझे कैसे भी करके मुझे सीजीएल निकालना है, मुझे कैसे भी करके एमटीएस निकालना है एक अच्छे स्कोर के साथ, तो एक अच्छे रैंक के साथ मुझे निकालना है। तो वहाँ पर एट एनी कॉस्ट कब लगता है? जब आपने निश्चय कर लिया है, निश्चित है कि मुझे कैसे भी करके इस काम को करना है। तो दृढ़ निश्चय ले लिया है, तो वहाँ पर डेवलप तो नहीं आ सकता। डेवलप्ड मतलब होता है जब कोई चीज़ विकसित की बात हो रही है ना? डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, विकसित की बात हो रही है। डिवाइस तो नहीं है, किसी चीज़ का यूज़ करके तो नहीं कर रहे हो। डिसाइड नहीं करा है उसने, ऐसा क्या करा है? दृढ़ निश्चय किया है, तो दैट इज़ डिटरमाइंड। डिटर्मिनेशन से ही डिटरमाइंड को याद कर लेंगे कि एट एनी कॉस्ट ये बता रहा है कि एनी हाउ वो उस चीज को अचीव करेगा, अपना जो डर है उसको निकालेगा। ठीक है, उसके लिए चाहे उसको लड़ना पड़े। तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे? डिटरमाइंड वर्ड को यूज करेंगे। बोलो इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। एक और देखेंगे जरा पैराग्राफ। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर कि आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क व्हेन आई सॉ समवन। जब हम, ये आप बच्चों के साथ भी होता होगा, जैसे आप स्कूल से आते होंगे, या अभी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 12th पास आउट होने के बाद
सबके फाइनेंशियल एक जैसा नहीं होता, कुछ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं फाइनेंशियली। तो अब कुछ भी है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो फिर हमें ये नहीं देखना पैसा है या नहीं है, फिर हम कहीं से भी उसका अरेंजमेंट करते हैं। तो वो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा, आप भी कभी-कभी देखते होंगे जब वापस आते हो घर से, काम से वापस आते होंगे घर की तरफ, तो कुछ सीन देखते होंगे। ये भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही इस व्यक्ति ने, आई ने क्या देखा, जब वो वापस घर से आ रहा था या आ रही थी, तो उसने देखा किसी व्यक्ति को। डैश आई थॉट वाज़ माय फ्रेंड संध्या। उसको ऐसा लगा कि शायद वो उसकी फ्रेंड है। ऐसा बहुत बार हमें लगता है, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा, क्योंकि 2 लोग ऐसे लगते हैं सेम से होते हैं ना, तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है इस तरह से। तो यहाँ पर हम हाउ का यूज़ करेंगे, हू, व्हिच या फिर सच। हाउ होता है जब आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, मैनर्स के बारे में बता रहे हो, किस तरह से आपने काम को करा। तो यहाँ पर हाउ का यूज़ नहीं हो सकता। व्हिच आता है वहाँ जहाँ नॉन लिविंग की बात होती है सब्जेक्टिव केस में, या फिर आप किसी थिंग की बात करो, ठीक है? आप एनिमल की बात करो सब्जेक्टिव में, वहाँ आता है। हम एक व्यक्ति की बात करें, उसने देखा समवन, समवन का मतलब हो गया व्यक्ति से। तो यहाँ पर हम थिंग की बात नहीं कर रहे, एनिमल की बात नहीं कर रहे, सच नहीं आएगा, तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? हू। किसका यूज़ होगा? हू। यानी कि हम जब भी एक पर्सन सब्जेक्ट की बात करते हैं, जब भी एक पर्सन सब्जेक्ट की बात करते हैं, पर्सन सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम हमेशा हू का यूज़ करेंगे। फॉर पर्सन सब्जेक्टिव हम हमेशा हू को यूज़ करेंगे। बोलो इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हू आएगा। चलेगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, यहाँ पर पॉइंट क्या है? आई थॉट, अब उसको लगा शायद वो उसकी फ्रेंड है। आई वेंट अप डैश हर। जहां पर भी बच्चों गो आता है, गो के साथ हम हमेशा कौन सी प्रिपोजिशन लगाते हैं? टी ओ टू लगाते हैं। तो यहाँ पर प्रिपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन आ गया अगेन। तो आप बाय यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे या फिर इनटू का यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी वेंट आ रहा है, गो की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो वेंट होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो गॉन होती है। गो, वेंट एंड गॉन, गो, वेंट एंड गॉन। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? वेंट को देखकर हम टू को यूज करेंगे। कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? टू का यूज होगा। तो इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अब उसको ऐसा लगा कि वो शायद उसकी फ्रेंड है, ठीक है? अब ऐसा हो जाता है, हम फिर पीछे से टच भी कर दिया उसके, उसने आर्म को, ठीक है? बाजू को जैसे टच करा, एंड डैश व्हेन द वुमन टर्न्ड राउंड, जैसे वो मुड़ी, अब इट वाज़ नॉट, अब वो थी नहीं जो उसने सोचा। तो जब आप किसी व्यक्ति को, चलते हुए व्यक्ति को पीछे से टच करोगे और आप सोचोगे कोई और है और वो निकलेगा कोई और, तो ऐसे केस को देखकर आप क्या होंगे? सरप्राइज़ होंगे, बहुत ज़्यादा स्मूथ होंगे, ग्लैड होंगे, खुश होंगे या करेक्ट होंगे? तो क्या यूज़ होगा? सरप्राइजिंगली आएगा, स्मूथली आएगा, ग्लैडली आएगा, करेक्टली आएगा। तो ऐसे केस में हम सिर्फ और सिर्फ आश्चर्यचकित हो सकते हैं, सरप्राइज़ भी होंगे, शॉक्ड हो जाएँगे ना, जिसको एस्टोनिश्ड भी बोलते हैं, अमेज़्ड भी बोलते हैं, है ना? तो ऐसे केस में क्या होगा? वो क्या हो गया? सरप्राइज़ हो गया या हो गई, तो या दैट इज़ सरप्राइजिंगली इज़ द करेक्ट वन, ठीक है? आश्चर्यचकित हो गए ना? आश्चर्य उसमें पड़ गई कि क्या हो गया? मतलब मैंने सोचा कौन था, बट निकला कौन? तो ऐसे केस में क्या होगा? सरप्राइजिंगली इज़ द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब वो जब वो फ्रेंड नहीं थी, डैश ऑल, ठीक है? डैश ऑल, और ऑल के बाद आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है। ऑल के बाद एक आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है। ऑल के बाद आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है। आपको चेक करना है यहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, ठीक है? ऑल से पहले क्या यूज़ करेंगे? विद आएगा, बाय आएगा, ऑफ आएगा या एट? तो बोलते हैं ना एट ऑल, वो नहीं है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल बोलते हैं ना। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, अब उसने बोला आई एम सॉरी, आई जस्ट सेड, अब
आपने अगर किसी गलत व्यक्ति को टच किया है तो फिर सॉरी तो बोलना पड़ेगा, जब वो है ही नहीं। तो ऐसा ही उसने भी किया। आई जस्ट सेड, मैंने सिर्फ कहा कि आई एम सॉरी आई डैश यू फॉर अ फ्रेंड, कि ऐसा उसके साथ गलती हो गई, उसने अपने कोई फ्रेंड को समझ लिया। तो उस केस में क्या आएगा? मिस्टूक, मिसजज, रिकॉग्नाइज या फिर डिसमिस की बात करें तो मिस्टेक की बात हो रही है। टेक, टुक, टेकन, तो वही मिस लग गया, मिस्टेक हुई ना, गलती हुई है, उसी के लिए सॉरी बोला जा रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या लिखोगे कि आप जब किसी को सॉरी बोल रहे हो, सॉरी किसके लिए? अपनी गलती के लिए बोल रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? मिस्टेक, भाई जज करने की तो बात ही नहीं है। उसने गलत पर्सन को क्या किया है? टच किया है। अब गलत पर्सन को टच किया है, सॉरी बोला बोला है अब उसने उसको, तो सॉरी बोलने के बाद किस चीज़ के लिए सॉरी? तो कोई जो गलती उसने करी है तो उस मिस्टेक के लिए सॉरी बोल रहा है, क्योंकि उसको मिस्टेक हुई उससे क्या कि उसने अपने फ्रेंड को समझ लिया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट इज़ मिस्टूक इज़ द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर हो गया सभी को? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा क्या यूज़ होगा। पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर उसने बोला कि शी स्टेयर्ड एट माय फेस। अब वही गलत पर्सन को टच करोगे तो डेफिनेटली वो घूरेगा ही फेस पर आपको। ऐसा ही उसने भी करा, वो उसके फेस को घूरने लगी। एंड डैश, और अब स्नोर आएगा, स्केयर आएगा, स्काउल्ड आएगा या फिर स्टोप आएगा। आपको ध्यान रखना है, स्काउल्ड का मतलब होता है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मुंह को इस तरह से सिकोड़ने का काम करते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? बोहें चढ़ा देते हैं इस तरह से, आपने देखा होगा एक्सप्रेशंस देते हैं कि आईब्रोज को इस तरह से उठाने लग जाते हैं और मुंह बनाने लग जाते हैं, ऐसे मुंह इस तरह से एक्सप्रेशंस देते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। स्नोर का मतलब होता है बहुत सारे आपके घर में भी जैसे कुछ छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन सो जाते हैं, सोते-सोते खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं पूरे फैमिली को, तो वहाँ पर हम स्नोर वर्ड को यूज़ करते हैं, यानी कि खर्राटे लेना। स्टूप मतलब होता है जब कोई व्यक्ति झुकने का काम करता है, आपके आगे झुक रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं स्टूप वर्ड को। स्टूप का मतलब होता है झुकना, जब कोई व्यक्ति आपके आगे झुकने का काम कर रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर यूज़ करेंगे। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे? अब अगर कोई व्यक्ति आपके फेस को घूर रहा है, तो घूर रहा है एंड डैश, अब वो क्या करेगा? अब आपने किसी गलत व्यक्ति को टच किया है तो वो आपने देखा होगा एक्सप्रेशन बहुत अजीब से एक्सप्रेशन देगा। अजीब से एक्सप्रेशन क्या करेगा? मुँह को बनाने का काम करेगा, है ना? वो इस तरह से कर लेगा। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? दैट इज़ थर्ड वन, स्काउल्ड इज़ द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी का ही। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अब देखो यहाँ पे, अब शी टू बी ऑनेस्ट हर फेस शॉक्ड मी। अब जब कोई इस तरह से एक्सप्रेशन देगा तो डेफिनेटली उसका फेस आपको शॉक्ड ही करेगा, आश्चर्यचकित ही करेगा। ऐसा ही उसके फेस ने भी करा मुझे, ठीक है? क्या कर दिया? बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई उसके फेस को देखकर। शी डैश मी ऑफ अ विच फ्रॉम अ चिल्ड्रंस डैश। अब शी के वॉज रिमाइंडिंग आएगा। रिमाइंड अगेन टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, किस फॉर्म का यूज करोगे? वॉज रिमाइंडिंग, रिमाइंड, रिमाइंड या फिर रिमाइंडेड। स्टेयर में डी लग रहा है, पास्ट। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, पास्ट। वॉज पास्ट बता रहा है, तो यानी कि अब हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर भी हमें पास्ट टेंस यूज करना है, ठीक है? अब रोज रोज तो कोई इस तरह की चीजें याद दिलवाएगा नहीं। जो काम एक बार हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी एक्शन प्रोग्रेसिव नहीं है यहाँ पे। रिमाइंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताते हैं, और हम बात कर रहे हैं पास्ट की क्योंकि घटना पास्ट में हुई है तो प्रेजेंट में तो नहीं बता सकते उसको। तो यहाँ पर रिमाइंड भी खत्म, रिमाइंड्स भी खत्म, दोनों खत्म, रिमाइंड भी और रिमाइंड्स भी। अब बचता कौन सा ऑप्शन है? दैट इज रिमाइंडेड। क्या बचता है? रिमाइंडेड। बोलो इतना क्लियर है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म रिमाइंडेड। रिमाइंड की, रिमाइंड की फर्स्ट रिमाइंड, और इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है रिमाइंडेड।
सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है रिमाइंडेड, सेकेंड भी और थर्ड भी दोनों रिमाइंडेड होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पास्ट के लिए हम रिमाइंडेड वर्ड को यूज करेंगे। बोलो इतना क्लियर है सभी को, चलेगा। नेक्स्ट आते, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की 8 क्वेश्चन के लिए, देखो अब उसने बोला कि चिल्ड्रंस डैश विद हर लॉन्ग नोज एंड स्टीयरिंग आईज। अब ये सारी चीजें किस चीज के बारे में बताती है, वो इस तरह से उसका जो फेस था, मोहिन चढ़ाई हुई थी उसने और बहुत घूरने वाला जो चीज थी, ऐसा एपिक है, ग्रंथ है? नहीं। क्या ये एक मिथ है? मिथ मतलब होता है जो आपकी एक कल्पना सी होती है, कल्पना की बात करें वहां पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मिथ है नहीं। एंटीडोट की बात करें, जो छोटी सी एक कहानी होती है वहां यूज होता है। तो यहाँ पर एक छोटी कहानी की नहीं, एक स्टोरी की बात की जा रही है, यानी कि हम सिंपल कहानी की बात कर रहे हैं, तो स्टोरी इज द करेक्ट, स्टोरी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 9th प्लैंक के लिए, जरा देखो जरा क्या यूज होगा। अब उसने बोला कि डैश विद हर लॉन्ग नोज एंड स्टेयरिंग आइज, उसकी घूरती हुई आंखें, ठीक है। आफ्टर दैट उसने बोला डैश आई कुड रियलाइज व्हाट शी वाज अप टू, कि मैं कुछ भी रियलाइज करता, ठीक है। शी डैश माई पर्स एंड एस्केप। अब हम बिफोर, नो सून, आफ्टर या एज सून, हम जानते हैं नो सूनर होता है, नो सून नहीं होता। एज सून एज सून नहीं। आफ्टर मतलब बाद में, अभी घटना हुई तो नहीं है ना, घटना से पहले की बात हो रही है कि कुछ भी चीज उसको रियलाइज होती उससे पहले। अब उससे पहले की बात हो रही है, बाद की बात नहीं हो रही है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, बिफोर। किसका यूज करेंगे, बिफोर। बोलो किसका यूज करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब उसको कुछ भी महसूस होता, कुछ भी लगता, उससे पहले उसने क्या किया कि शी वॉज अप टू एंड शी डैश माई पर्स एंड एस्केप, उसने मेरे पर्स को क्या किया, स्नैच, स्नैचेस अगेन टेंस बेस्ड, स्नैच्ड या फिर वॉज स्नैचिंग। स्नैच एंड स्नैचेस ये दोनों जो है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता रहे हैं। और हम स्टोरी किस में पढ़ रहे हैं, पास्ट में। हम स्टोरी किस में पढ़ रहे हैं, पास्ट में। तो हम जानते हैं पास्ट में हम अगर स्टोरी देख रहे हैं तो प्रेजेंट का यूज तो नहीं हो सकता, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन खत्म। अगर मैं बात करूं वॉज स्नैचिंग की, वॉज स्नैचिंग ये प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस को बताता है। अब एस के भागने का काम कहाँ हुआ, पास्ट में, तो एंड से पहले भी तो सेम टेंस रहेगा ना, तो ये भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो एंड से पहले भी कौन सा टेंस रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। तो हमें यहाँ पे स्नैच यानी कि उसने खींच लिया उसके पर्स को, झपट्टा मारा और वो भाग गई, तो यानी कि किसका केस आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। स्नैच की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्नैच्ड होती है, ईडी का यूज होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्नैच। क्या हो जाएगा, स्नैच। बोलो इतना क्लियर हो गया। सो आई होप आप सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहे एसएससी बुलेट पे, और जहां पर भी आपको कोई भी डाउट आता है, मैं आप बच्चों को हमेशा कहती हूँ, आप एनी टाइम एसएससी बुलेट नंबर पे कॉल करके कुछ भी जो भी डाउट्स है, या फिर अपना व्हाट्सएप कर सकते हो अपने डाउट्स वगैरह को। बाकी क्लासेस लेते रहें। 2 लाइव क्लासेस चलती हैं आपकी रेगुलर, एक 12:30 पे चलती है आपकी क्लास फॉर सीपीयू मेंस। जिन बच्चों का भी 22 दिसंबर को सीपीयू मेंस है उनके लिए 12:30 क्लास है। और एक क्लास चलती है 3:15 पर आप बच्चों की रेगुलर। ये जो क्लास है ये सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस स्टेनो इन सब बच्चों के लिए है, और उसके साथ साथ सीपीओ वालों के लिए भी है कि इस क्लास को जरूर लें, जिसके अंदर आपको प्रीवियस के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ कराए जा रहे हैं। बाकी ठीक 6 बजे आपकी क्लासेस रहती हैं। 6 बजे जो क्लासेस रहती हैं जिसमें 3 दिन आपका क्लोज टेस्ट रहता है और 3 दिन आपकी पैराजंबल की क्लास रहती है। 3 दिन क्लोज टेस्ट और 3 दिन आपका पैराजंबल। तो आप बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रहे एसएससी बुलेट पे। और इस वीक में आपका वो कैब वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग में। तो रेगुलर क्लासेस लेते रहे, और जो भी क्लासेस हैं इन सब की पीडीएफ जो है वो आपको एसएससी बुलेट ऐप पर मिलेंगी। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां पर आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी।
बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, तो अगर आपको फाउंडेशन बैच लेना है तो उसके लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से और वहाँ पर ये जो बैच होगा ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है जिसके अंदर तीनों सेक्शंस मिलेंगे आपको, ग्रामर भी, वोकैब्युलरी भी और रीडिंग भी, ठीक है? और जिसका प्राइस जो है वो 799 है। सो आप बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रहें, हमेशा जुड़े रहें एसएससी बुलेट पे। तो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।